Hello students, today we are going to study about the second chapter of prose, The Sound of Music, written by Deborah Cole. ठीक है, और इसमें ये दो पार्ट में आपका चैप्टर डिवाइड है। आज हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड है। आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। और एज यूजुअल पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे। About the author, Deborah Cole is a writer and broadcaster. She wrote more than 100 articles for the Reader's Digest. A number of articles of here have been translated into dozens of languages of the world. She loves traveling and has traveled a lot. She has been an on-air broadcaster for CBC Radio in Washington, D.C. She has also worked for CBC Television and she belongs from India एंड ग्रू अप इन टोरंटो। डेब्रा कोले जो थी ये क्या थी, एक रीडर्स डाइजेस्ट के लिए आर्टिकल्स लिखती थी। उन्होंने क्या किया, इनको घूमना बहुत पसंद था। और ये कहाँ की है, ये इंडियन राइटर है। इंडिया में इंडियन राइटर है, बट कहाँ पली बड़ी है, टोरंटो में पली बड़ी है। ठीक है, अब हम अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। when very young, Elvin has become profoundly deep, but God gave her back an ability to hear without hearing. She could not hear, yet she could feel better than anyone else. She becomes interested in music and expresses its most beautifully. She proves that physical disability cannot be an obstacle to achieving one's goal. और इस लेसन के बारे में हम ये लेसन जो हम चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इस बारे में है कि अगर हम लोग फिज़िकली डिसेबल है या कोई भी बच्चा अगर वो फिज़िकली डिसेबल है या इंसान इंडिविजुअल एनीवन, तो ये फिज़िकल डिसेबिलिटी उसकी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ये नहीं है कि अगर ठीक है हम हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, किसी भी तरीके से या ऑर्थोपेडिकली हैं, तो फिर हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ कर नहीं सकते। ये एक लड़की की कहानी है, छोटी सी 17 ईयर्स की लड़की की कहानी है कि जो क्या है, जो मतलब लगभग बहरी हो चुकी है, लेकिन वो क्या करती है, संगीत को ही कंपोज करती है और सारे बीट्स को पहचानती है। ये इस तरीके से है ना, आप इस चैप्टर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपनी कमज़ोरी को ही कैसे अपनी ताकत बनाई जाती है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ये पूरा उसी के बारे में है। और चलिए हम यहाँ से हम लोग टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रस आवर क्राउड जोस्टल फॉर position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. और यहाँ पे क्या है कि रस और क्राउड जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म के नीचे क्या होता, भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। एज़ यूजुअल जैसे आप ट्रेन में चढ़ने के, जब ट्रेन स्पीड से आती तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि हम पहले चढ़ जाएं, एकदम ट्रेन के करीब में खड़े रहते हैं। उसी तरीके से जो है ट्रेन, जैसे मेट्रो ट्रेन आप समझ लीजिए, जो उस तरीके से है कि सारी भीड़ ट्रेन में चढ़ने के लिए परेशान हो रही है, एक दूसरे को ढकेल रही है, धक्का मुक्की कर रही है। A slight girl looking younger than her 17 years, she was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. और एक 17 साल की लड़की जो अपनी उम्र से कम दिखाई देनी थी, दुबली पतली छोटी सी लड़की, आती हुई जब रेलगाड़ी आती ना तो प्लेटफॉर्म नहीं वाइब्रेट करने लगता, मतलब हिलने लगता है। तो उसका वाइब्रेशन सुन के घबराई। क्यों घबराई? घबराई क्योंकि जैसे ट्रेन आ रही थी और ये थोड़ी क्या मतलब लगभग बहरी ही थी, और क्या थी, एक्साइटेड भी थी। जैसे जब कोई चीज़ आपको, जैसे अभी कभी कभी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कुछ आपको जैसे मान लीजिए आपको प्राइज़ मिलने वाला रहता है, तो आप इस चीज़ के लिए थोड़े से नर्वस होते हैं कि हम स्टेज पर जाएंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन खुश भी रहते हैं। तो उसकी भी सेम कंडीशन थी, लेकिन उसको कोई प्राइज़ नहीं मिलने वाला था। उसका क्या था, उसकी लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में फर्स्ट डे था। और वो कहाँ से आई थी, वो स्कॉटिश फॉर्म से आई थी, मतलब कि वो लंदन की नहीं थी। लेकिन वो क्या करना चाहती थी, वो वहाँ पे इस तरीके से था कि जैसे आप स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में पहुँचते हैं या आप स्कूल चेंज करते हैं तो आपका जैसे डे फर्स्ट होता है, या मान लीजिए आप स्टेडियम जाते हैं खेलने के लिए, मतलब जो अपनी पसंद की चीज़ चुनते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो उसी तरीके से थोड़ी सी नर्वस थी और थोड़ी सी घबराई थी, थोड़ी सी खुश थी, एंड और चीज़ें थी। नेक्स्ट है, Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old
8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और एवलन ग्लेनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग हैज़ बिन ग्रेजुअल, मतलब कि जो उसके सुनने की शक्ति थी उसका वो कैसे हुआ, धीरे धीरे कम, उसने धीरे धीरे बहरापन हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और उनकी माता जी ने पहली बार इस चीज़ पर ध्यान दिया, नोटिस किया, क्यों कि जब वो 8 साल की थी और वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, और लोग उसके नाम को बार बार बुला रहे थे, किसके लिए, कि आके और पियानो बजा, लेकिन उसने कोई भी हरकत नहीं की। आई सडनली रियलाइज दी हैडेंट हियर, सेज इसाबेल ग्लेनी। और उनकी माँ ने कहा कि और मुझे अचानक ये समझ में आया कि उसने क्या हुआ, उसने सुना ही नहीं, इसीलिए वो पियानो बजाने नहीं गई। फॉर क्वाइट ए वाइल for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पहले इसको सबसे छुपाए रखी, किससे, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, कि उसको कम सुनाई देती। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटॉर्टेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। और समय के साथ क्या हो, जैसे उसका बहरापन बढ़ता गया, जब टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे तो अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी, उससे क्या होता था, उससे उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ने लगा। और क्या हुआ कि वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती थी, उसके मार्क्स कम आने लगे। तब उसके टीचर्स, हेड मिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है, जैसे आपके प्रिंसिपल वैसे उसकी हेड मिस्ट्रेस। तब एल्विन के प्रिंसिपल ने, हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को अप्रोच किया, मीन्स बुलाए, किस लिए, कि वो उससे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चों के लिए, जो जैसे फिजिकली इम्पेयर्ड के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर उसको क्या कराया जाए, एडमिशन दिलाया जाए, या फिर किसी स्पेशलिस्ट से मिला जाए कि जो उसके बहरेपन का इलाज कर चुके। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. Everything suddenly looked black, say Evelyn। और एवलिन ने क्या कहा, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, उसको क्या होगा, सब अच्छा, जब उसको ये पता चला, वो जब वो स्पेशलिस्ट से मिली, तब उसको क्या पता चला कि उसको नर्व सिस्टम जो है डैमेज है, मतलब उसकी स्नायु क्षति हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे बहरी हो रही है। और बहरी होने के साथ क्या, तो उसकी स्नायु इतनी कमज़ोर हो गई, उसकी सुनने की क्षमता लगभग एकदम से ख़त्म हो गई है। और उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, हेयरिंग एड्स लगवाने के लिए, जो सुनने की मशीन आती है, उसको सुनने की मशीन लगानी पड़ेगी। और वो किस स्कूल में पढ़ने जाएगी, वहाँ पर पढ़ने जाएगी जहाँ पर बहरे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब कि उसको एक स्पेशल स्कूल में जाना पड़ेगा। वो सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूली शिक्षा नहीं ले सकती है। तो उस पर एवलिन का रिएक्शन क्या था, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। उसको क्या हुआ, उसको सब अचानक से काला दिखाई देने लगा। सब अचानक से काला दिखाई देने लगा, मतलब क्या, एक फ्रेज़ है कि जब उसको क्या लगा कि उसकी सारी चीज़ें स्पॉइल हो गई, उसके फ्रेंड्स छूट जाएंगे, उसके स्कूल, उसके टीचर, सारी चीज़ें छूट जाएंगी, और उसको सारी चीज़ें नए तरीके से करने लगेगी, और वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो चीज़ों को सुनने में सक्षम नहीं रहेगी। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। Not going to give up का मतलब होता है हार नहीं मानना। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। और वो इस चीज़ के लिए, डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि एकदम से दृढ़ निश्चय कर लेना कि मुझे ये करना है तो करना है, एनी हाउ करना है। तो उसके लिए डिटरमाइंड थी कि वो क्या करेगी, वो अपना जीवन एक बहरे लड़की की तरह, एक बहरे व्यक्ति की तरह नहीं गुजारेगी, वो अपना जीवन सामान्य लड़की की तरह गुजारेगी। और क्या करेगी, परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और जो उसका सपना है, जो संगीत में उसका इंटरेस्ट है, जो रुचि उसकी संगीत में है, उसमें वो जारी रखेगी। वन डे सी नोटिस द गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। और एक दिन उसने क्या देखा, एक लड़की को क्या देखा, जाइलोफोन बजाते हुए देखा, और उसने निश्चय किया, ये निर्णय लिया कि वो भी क्या करेगी, जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्कर्ड हर बट प्रिकॉशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। और सारे टीचर ने क्या किया, सारे टीचर ने उसको डिस्करेज किया। डिस्करेज मतलब क्या, कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम बैरी हो, तुम तो कर नहीं पाओगी। लेकिन ताल वादक रॉन फोर्ब्स ने क्या किया, उसके अंदर संभावनाओं को देखा, उसकी पोटेंशियल को पहचाना, उसकी क्षमता को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स इन डिफरेंट नोट्स। और उसने उसको शुरू कैसे किया,
उन्होंने दो लंबे लंबे ड्रम को, दो बड़े ड्रम्स को बजाया, अलग अलग सर के स्वरों के ड्रमों को बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। और उन्होंने क्या कहा कि इसको अपने कानों से मत सुनो, बल्कि अपने दूसरे सेंस ऑर्गन से समझने की और सुनने की कोशिश करो। वो क्या कहे कि इसको इस किसी और प्रकार से अनुभूत करने की। जो वो ड्रम बजा रहे थे, उन्होंने कहा जैसे ये बहरी थी, उसको सुनाई नहीं पड़ता था, तो रॉन फोर्ब्स ने कहा कि उसको तुम दूसरी तरीके से सुनने की कोशिश करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower and one from the waist down। और एवलिन क्या बोल रही कि और अचानक क्या हुआ, अचानक एवलिन ने महसूस किया कि मैं ऊंचे ड्रम को आधा अपने कमर से ऊपर और आधा अपने कमर से नीचे वाली जगह पर महसूस कर सकती थी। कैसे महसूस कर रही थी? जब रॉन फोर्ब्स ने उसको बताया कि तुम कान को छोड़ के कहीं और से इसको महसूस करने का प्रयत्न करो, तो एवलिन को कैसे महसूस होने लगा? आधा उसको अपने कमर के अपर साइड से और आधा कमर के लोअर साइड से। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और फोर्ब्स बार बार इस चीज़ को दोहराते रहे कि तुम मतलब अलग जगह से, तुम कान पर फोकस ही मत करो कि तुम्हें कान से सुनना है। और उससे क्या हुआ, एवलिन को जल्दी ही यह महसूस होने लगा कि वो अपने शरीर के अन्य विभिन्न भागों से विभिन्न स्वरों को पहचान सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और मैंने अपने मस्तिष्क और तथा शरीर की ध्वनियों के प्रति क्या कर रखा, खुला रखा, संवेदनशील रखा। मतलब क्या कि उस पर उसने ज़्यादा फोकस किया। किस चीज़ को? अपने दिमाग को। अभी मैंने आपको बार बार चीज़ बताई कि जब अपने दिमाग को आप कंसंट्रेट करते हैं तो आप बहुत सारी वो चीज़ें कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं जो कोई आपको लगता है आपको नहीं कर सकते हैं। तो जब उसने एवलिन ने डिसाइड कर लिया, एकदम डिटर्मिन्ड हो गई किस चीज़ के लिए, कि उसको म्यूजिशियन बनना है, उसको जाइलोफोन बजाना है और उसको ये ऑब्स्टेकल अपनी लाइफ में नहीं आने देना है कि वो सुन नहीं सकती, वो बहरी है। तो उससे क्या हुआ, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगी उसके डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग, और वो बहरी होते हुए भी, सुनाई ना देते हुए भी म्यूजिक की वाइब्रेशन को सुनने और समझने लगी। नाउ कम टू फोर्थ पैरा। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. By the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestra work to solo performance. At the end of her 3 years course she had captured most of the top awards। उसके बाद क्या हुआ, जब एवलिन ने ये डिसाइड कर लिया कि भले से उसके पास कान नहीं है लेकिन वो चीज़ों को अपनी बॉडी से रिस्पॉन्स करेगी। अब आप ये सोचेंगे कि उसके पास कान नहीं थी तो सॉरी वो कान तो थे, वो बहरी थी, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करती थी? तो वाइब्रेशन से रिस्पॉन्स करती थी। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? हमने आपको प्रोनाउंसिएशन का बताया था ना कि कौन सा, जैसे आप हिंदी में मूर्धा से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, दंतोष्ट बोलते हैं, तो उस तरीके से वाइब्रेशन से। और जैसे देखिए आपको पता है सांप के पास कान नहीं होते हैं, वो वाइब्रेशन से चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है। तो वही स्किल किसके अंदर आ गई? एवलिन के अंदर आ गई। और जब एवलिन ने उस स्किल पे एकदम से मास्टरी हासिल कर ली, तो उसके बाद क्या, उसके बाद से उसने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। और जब वह 16 साल की हुई और उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसकी लाइफ क्या, वो अपनी लाइफ में क्या बनेगी, एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनेगी, तो उसने क्या किया, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और वहाँ पर वो सेलेक्ट हो गई। और सेलेक्ट नहीं हुई, उसने एक हिस्ट्री बनाई, उसने एक रिकॉर्ड बनाया कि सबसे अधिक मार्क्स के साथ वो सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसने जब तक उसका 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद वो अपनी सोलो, मतलब होता है सिंगल, अकेली परफॉर्मेंस करने लगी। और जितने भी हायर लेवल के जो है अचीवमेंट्स होते हैं, जितने भी रिवार्ड्स होते हैं, सब उसको मिलने लगे। किसको मिलने गए? एवलिन ग्लेनी को। नाउ कम टू फिफ्थ पैरा। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट।
और एवलिन ने कभी ये नहीं माना कि जो भी उसको इतनी परफॉर्मेंस की, जो भी पुरस्कार मिले बहरे होने के बाद भी उसने म्यूज़िक में इतना अच्छा काम किया, उसके लिए उसने कभी खुद को क्या नहीं माना, हीरो नहीं माना। उसने कभी नहीं माना कि वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी है। और इस पे एवलिन ने क्या कहा, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उसने कहा यदि आप परिश्रम करें और आपको ये पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं या आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और उसके बाद क्या हुआ, करीब 1000 से अधिक वाद्य यंत्रों पर उसने दक्षता प्राप्त की और अपने भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया में सर्वाधिक वांछित ताल वादक की चोटी तक पहुंची। मतलब कि उनका हेक्टिक मीन्स होता है बहुत कठिन, परेशान कर देने वाला, भाग दौड़ वाला, हेक्टिक शेड्यूल, मतलब जब बहुत आप परेशान, आपकी सारी चीज़ें हौच पौच रहे, परेशान रहे, इन सब के होने के बावजूद वो सबसे अच्छी म्यूजिशियन बनी और ताल वादक जो होते उसमें सबसे बेस्ट बनी कौन, एवलिन। नाउ ये 6 to 10 पैरा रह गए, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।